जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आईएनएस दूनागिरी हुई सफलतापूर्वक लॉन्च। S-400 डील के लिए कैट्सा कानून में भारत को छूट देने के लिए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया विधान। भारत की नई एयर डिफेंस कमांड फायदा देने के बजाय पहुंचा सकती है नुकसान। फिलीपींस ऑफिशियल्स का कहना है कि ब्रह्मोस की खरीद केवल एक शुरुआत है। और बिहार पुलिस ने किए कुछ और बड़े खुलासे। तो जैसे कि तय था, आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कोलकाता में GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। और इस लॉन्च सेरेमनी के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री के साथ इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार और अदर सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात को फिर से दोहराया गया है कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई जो ये फ्रिगेट्स हैं, ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं और इसके तहत टोटल 7 फ्रिगेट्स बननी हैं, जिसमें से 4 फ्रिगेट्स को बनाने का कार्य MDL को दिया गया है और 3 फ्रिगेट्स को बनाने का कार्य GRSE को। और आज जो फ्रिगेट लॉन्च हुई है वो GRSE द्वारा बनाई गई दूसरी फ्रिगेट है। और अगर पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो INS दूनागिरी चौथी फ्रिगेट है, जबकि इससे पहले की INS नीलगिरी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी ये तीनों पहले ही लॉन्च हो चुकी हैं। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये फ्रिगेट्स इंडियन नेवी की फायर पावर को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगी। और इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन नेवी के वाइस चीफ की तरफ से कहा गया है कि हमारा उद्देश्य है स्वदेशीकरण और इंडियन नेवी लोकल वेपन्स और प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को केवल 95% ही पूरा क्यों ना करें। और इंडियन नेवी इंपोर्ट के ऊपर लोकल सिस्टम की प्रोक्योरमेंट को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत रोबोटिक्स, ड्रोन्स, इस तरह के एडवांस प्रोडक्ट्स के मामले में भी इंडियन नेवी कई सारी प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स के भी टच में है। तो ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जब से भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन करी है, तब से ही अमेरिका की तरफ से हमें 2 अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं। एक है कैट्सा कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी और दूसरा है कैट्सा के तहत भारत को इस मामले में छूट दिए जाने की मांग। हालांकि वो बात अलग है कि जिस हिसाब से भारत ने अपनी पोजीशन ग्लोबल लेवल पर मजबूत करी है, तो उसको देखते हुए तो इस बात की संभावना पहले से ही कम थी कि यूएस S-400 के मामले में भारत पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाए। और जैसे कि यूएस के अलग अलग कांग्रेसमैन की तरफ से भी समय समय पर भारत को इस मामले पर छूट दिए जाने की एडवाइस भी दी गई है। तो अब हुआ यह है कि गुरुवार को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ऐसे विधान को मंजूरी दी है जिसमें यह रिकमेंड किया गया है कि कैट्सा के तहत भारत को छूट दी जाए और भारत के साथ डिफेंस टाइज को और मजबूत किया जाए, जो कि चाइना के एग्रेशन को डिटर करने में मदद करेगा। और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेसमैन रोहित खन्ना की तरफ से इस मेजर को ऑफर किया गया था और जिसमें रोहित खन्ना ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी कि NDAA में संशोधन करने की मांग रखी थी और संशोधन पास किया गया है वॉइस वोट के माध्यम से। लेकिन आपको ये भी क्लियर कर दें कि अगर इस विधान को मंजूरी मिली है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत को कैट्सा के तहत छूट मिली गई है। बस आप ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि केवल भारत को इस मामले में छूट दी जाए। और जो इस संशोधन को मंजूरी मिली है तो ये कानून बनने की तरफ कुछ कदम है, यानी कि कानून अभी बना है नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसकी अपनी एक अलग महत्वता है, क्योंकि इससे पहले कैट्सा के तहत किसी और को छूट देने के लिए इस तरह की कोशिश नहीं की गई है। और अब भारत को छूट देनी है या नहीं देनी है तो इस पर अंतिम फैसला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि कैट्सा के तहत किसी भी तरह की छूट के मामले में केवल अमेरिका के राष्ट्रपति का ही अंतिम फैसला होता है। और बाकी यूएस कांग्रेसमैन का यही सुझाव है कि अमेरिका को भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को और गहरा करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए ताकि चाइना जैसी एडवर्सरीज का सामना कर सकें। और ये जो स्टेटमेंट है ये वर्तमान समय में भारत की ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दर्शाता है। और इस बात में कोई डाउट भी नहीं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक नई विक्ट्री है। और वो बात अलग है कि आज की इस रिपोर्ट से टर्की जैसे देश भी होंगे जो थोड़ा सा परेशान भी नजर आ रहे होंगे। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने एरोस्पेस सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ग्राउंड पर फोर्सेस के बीच एक क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जोर दिया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एयर डिफेंस कमांड को बनाना काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो सकता है, यानी कि फायदा देने के बजाय ये उल्टा हमको नुकसान दे सकता है, क्योंकि जो एयर डिफेंस ऑपरेशंस होते हैं वो काउंटर एयर ऑपरेशंस और सभी ऑफेंसिव ऑपरेशन से कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है और किसी एक की सफलता या विफलता दूसरों पर उनकी मांगों को निर्धारित करेंगी। इंडियन एयरफोर्स चीफ का यह भी कहना था कि एयर डिफेंस और ऑफेंसिव मिशंस ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और अगर आप इन दोनों को अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसे में न केवल इनके बीच का तालमेल हट जाएगा बल्कि जॉइंट स्ट्रेटेजी का डिजाइन और एग्जीक्यूशन भी इनइफेक्टिव होगा। इंडियन एयरफोर्स चीफ का यह भी कहना था कि जो मॉडर्न 4.5 और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो ओमनी रोल कैपेबिलिटी के साथ आते हैं
और अगर ऐसे में हम इन एयरक्राफ्ट को किसी एक पर्टिकुलर रोल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि वो एयरक्राफ्ट केवल यही रोल निभाएगा बाकी कुछ नहीं, तो फिर ऐसे में हम अपने इन एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एयर पावर की उन खासियतों में से एक है जो कि योजना बनाने वालों को इस बात की आज़ादी देती है कि आप एयर सिचुएशन के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभा सकें। और जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ये मानती है कि उनके फाइटर को किसी भी एक फ्रंट से दूसरे अदर फ्रंट पर आप आसानी से स्विच कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप एयरफोर्स के कॉम्बैट एसेट्स को अलग अलग थिएटर्स में डिवाइड करते हैं और उनके रोल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स इसके फेवर में नहीं है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स बिना ऑफेंसिव एबिलिटीज वाली एयर डिफेंस कमांड के अगेंस्ट है। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स के ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को डिवाइड करेंगे तो वो इफेक्टिव साबित नहीं होगी। और आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि अगर थिएटराइजेशन प्रोसेस के तहत एयर डिफेंस कमांड बनानी है तो वो एयरफोर्स के ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स, लो कॉस्ट ड्रोन्स, रॉकेट्स, हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स, तो ये सारी वो चुनौतियां हैं जो हमारे डिटेक्शन और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी को चैलेंज करेंगी। तो इसलिए हमें अपने सर्विलेंस गैप को फिल करने के लिए कुछ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के साथ स्पेस बेस्ड एसेट से परसिस्टेंट, मल्टीस्पेक्ट्रल और ऑल वेदर सर्विलेंस पर रिसर्च करने की भी जरूरत है। और उनका यह भी कहना था कि डिस्ट्रक्शन के लिए हमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर डेजलर्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए मल्टीपल वेपन सिस्टम्स पर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और वैसे इन्वेस्ट से याद आया, अगर आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के किसी स्टडी मटेरियल पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारी फ्रंट लाइन ई मैगजीन आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। और अगर आप इसे अभी बाय करते हैं तो आपको ये 50% डिस्काउंट के साथ भी मिलेगी। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इस फ्रंट लाइन ई मैगजीन को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। और ध्यान रहे जो 50% डिस्काउंट वाला ऑफर है ये केवल आज 12 बजे तक ही वैलिड है। फिलीपींस फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने टाइम्स नाउ के साथ एक खास बातचीत के दौरान इस बारे में बताया है कि फिलीपींस द्वारा भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद केवल एक शुरुआत है भारत और फिलीपींस की पार्टनरशिप की। और फिलीपींस मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने वाली प्रोसेस के हिस्से के तौर पर आगे चलकर भारत के साथ और भी कई सारी बातचीत होंगी और भी कई सारी डील्स की जाएंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए एपेक्स कमेटी को स्थापित किया है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री और एसेट्स के मेंटेनेंस के ऑडिट करेगी। इस कमेटी को डिफेंस सेक्रेटरी हेड करेंगे, जो भारतीय रक्षा मंत्री को मंत्रालय के कामकाज के विभिन्न पहलुओं में आंतरिक निरीक्षण और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत करने में समग्र सुधार के उपायों पर सलाह देंगे। बाकी इस पैनल में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के वाइस चीफ, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ कमेटी, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और एक्विजिशंस के डायरेक्टर जनरल, DRDO के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और मंत्रालय के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हैं। और इस कमेटी को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य है भारत की सैन्य खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और देश की समग्र युद्ध तैयारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। और इस कमेटी द्वारा किए जाने वाले जो ऑडिट्स हैं वो रक्षा मंत्रालय के टॉप मैनेजमेंट को ऐसे कई सारे कीमती इनपुट्स देंगे ताकि जिससे प्लानिंग या प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के मामले में अगर कोई कमी निकलती है तो उसे दूर किया जा सके सही तरीके से। और बाकी इस वीडियो में अभी भी आपकी एक लाइक की कमी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके उस कमी को दूर कर दीजिए। बिहार पुलिस द्वारा जो PFI के टेरर नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा किया गया है, तो इस मामले के तहत एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है मारगोव अहमद दानिश और जो कि ताहिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे कल रात को गिरफ्तार किया गया था और ये फुलवारी शरीफ का निवासी है। पटना के SSP की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये जो ताहिर है इसने 2006 से 2020 तक दुबई में काम किया है और पुलिस द्वारा इसके फोन नंबर को इंटरसेप्ट किया गया था और जिससे एंटी नेशनल कंटेंट रिकवर किया गया है। और ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम के ग्रुप के साथ भी एसोसिएट था। इसने तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे जो कि पाकिस्तानी नंबर के साथ थे और ये ग्रुप्स लोगों को उकसाने के लिए कुछ एंटी नेशनल कंटेंट को फैला रहे थे। और 2023 में इनकी योजना डायरेक्टली जिहाद को ज्वाइन करने की भी थी। और बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले में 2 ग्रुप शामिल हैं। एक ग्रुप को हेड कर रहा था पाकिस्तानी हैंडलर रिजवान, जिसमें ताहिर बांग्लादेशी और कुछ गल्फ कंट्रीज के मेंबर्स के साथ था और जिसमें ओवरऑल 181 मेंबर्स थे और दूसरे ग्रुप में 10 मेंबर्स थे। और इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद से सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट पर आ चुकी हैं और इस मामले की गहराई से जांच चल रही है। और हम तो भारत सरकार से बस यही चाहेंगे कि PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उसे जल्द से जल्द बैन किया जाए और वो भी हमेशा के लिए। बाकी इसके अलावा एक इंटरनेशनल अपडेट ये सामने आया है कि ब्रिटेन और जापान की तरफ से तय हुआ है कि वे दोनों अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आपस में मर्ज करेंगे, जिसमें ब्रिटेन का टेम्पेस्ट और जापान का FX फाइटर जेट प्रोग्राम शामिल है। और इस मामले पर रॉयटर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस सहमति के साथ अब दोनों देश इस साल के अंत से
एक नए जॉइंट प्रोजेक्ट वाली डील पर काम करेंगे। और ऐसा पहली बार है जब जापान इतने बड़े मिलिट्री प्रोग्राम में बिना किसी यूएस पार्टनर के साथ काम कर रहा है, और ये जापान और यूके के बीच का पहला मेजर कोलैबोरेशन भी है। अब बाकी ये मर्ज कितना आगे तक जाएगा ये तो खैर आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़ेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में एक बिल्डिंग क्रैश में 4 असम के 13 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में राजौरी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक मोहम्मद नसीर भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2013 में एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की दुर्घटना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिखरदीप कुलश्रेष्ठा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में मिक्स सीरीज के कौन कौन से एयरक्राफ्ट ने अपनी सर्विस दी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।